हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम टी.एस. एलियट की बहुत ही फेमस पोएम द वेस्टलैंड का एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स पोएम है जिसमें बहुत सारे रेफरेंसेस है, यानी लिटरेचर की भाषा में बात करें तो बहुत सारे एल्यूजन्स हैं। एल्यूजन्स का मतलब होता है जहाँ पर पोएट पोएम में इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, यानी रेफरेंसेस देते हैं। तो ये जो पोएम है वो काफ़ी बड़ी है, इसलिए मैंने इसे डिवाइड किया है दो पार्ट्स में और दो वीडियोस बनाए हैं। तो इस वीडियो में आज हम आधी पोएम देखेंगे, और अगर आप बाकी की आधी पोएम का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो दूसरे वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें आप दूसरे वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर इस पोएम की थीम के बारे में हम बात करें तो इस पोएम में पोएट हमें बता रहे हैं कैसे जो दुनिया है वो एक वेस्ट लैंड बन चुकी है, बेकार की दुनिया बन चुकी है, और यहाँ पर बिल्कुल भी अब स्पिरिचुअलिटी या मॉरल वैल्यूज़, अच्छाइयाँ नहीं बची हैं, और लोग सिर्फ करप्ट हो गए हैं और हेडोनिस्टिक हो गए हैं, यानी भोगवाद में लगे रहते हैं, मटीरियलिज्म में लगे रहते हैं, और इन सारी चीज़ों की वजह से लोगों का बुरा हो रहा है। और इसीलिए ज़रूरत है आज के समय की कि हम फिर से अपने अंदर उन अच्छी वैल्यूज़ को जागृत करें, जगाएं। अब चलिए हम लोग इस पोएम के इंट्रोडक्शन को देखते हैं। तो ये 20th सेंचुरी या मॉडर्निस्ट पोइट्री की सबसे इम्पोर्टेंट पोएम कही जाती है, और इसे पब्लिश किया गया था 1922 में। इसमें टोटल 434 लाइन्स है, और ये सबसे पहली बार एलियट के द क्राइटेरियन में आई थी। द क्राइटेरियन एलियट की पब्लिश की गई मैगज़ीन है। अगर इस पोएम के फेमस फ्रेजेस की बात करें तो इसमें बहुत सारे फेमस फ्रेजेस हैं, जैसे कि अप्रैल इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ, आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, दीज फ्रैगमेंट्स आई हैव शोड अगेंस्ट माई रूइंस। इस तरह के इम्पॉर्टेंट लाइन्स और फ्रेजेस इस पोएम में आते हैं। इसमें संस्कृत मंत्र दत्त दयाध्वम दमयता का भी इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब हम आगे समझेंगे। शांति 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 का भी इस्तेमाल हुआ है। अगर हम एल्यूजन्स और रेफरेंसेस की बात करें तो बहुत सारे रेफरेंसेस हैं पोएम में, जिनके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, जैसे कि होली ग्रेल, फिशर किंग, ओविड के मेटामॉर्फोसिस का जिक्र है, डांटे की डिवाइन कॉमेडी का जिक्र है, शेक्सपियर, मिल्टन, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, हिंदू उपनिषद, इन सारी चीज़ों का जिक्र है पोएम में। और इस पोएम को एडिट किया था एजरा पाउंड ने। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस पोएम में 5 सेक्शंस हैं। द बरियल ऑफ द डेड, अ गेम ऑफ चेस, द फायर सरमन, डेथ बाय वाटर, और व्हाट द थंडर सेड। तो इसका जो टाइटल है वो पहले से ही वेस्टलैंड नहीं था। इनिशियली इसका जो टाइटल था वो था ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस, और ये चार्ल्स डिकेंस के नॉवल आर म्यूचुअल फ्रेंड से एलियट ने इस टाइटल को लिया था, लेकिन बाद में उस टाइटल को बदलकर वेस्टलैंड रख दिया गया। तो सेंट्रल आइडिया इस पोएम का, जैसे कि मैंने आपको बताया है, द सर्च फॉर मीनिंग अमिस्ट फ्रैगमेंटेड पोस्ट वॉर मॉडर्न वर्ल्ड। तो वर्ल्ड वॉर 1 होने के बाद, यानी लड़ाई होने के बाद दुनिया कैसे डिस्ट्रॉय हो गई, और हर कोई बस मीनिंग ढूंढ रहा है, अपनी ज़िंदगी का मतलब ढूंढ रहा है, वही इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है। तो थीम्स हैं डेथ, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है आध्यात्मिकता, यानी भगवान से जुड़ना। पोएटिक फॉर्म इसका एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और पोएम की जो शुरुआत होती है वो एक लैटिन एपिग्राफ से होती है, लैटिन लाइन्स से होती है, जो कि सटायरिकॉन से लिया गया है। वो जो लाइन्स है वो सटायरिकॉन वर्क से लिया गया है, और ये सटायरिकॉन गायस पेट्रोनियस ने लिखा था। तो उस फ्रेज़ का इंग्लिश में मतलब है, आई सॉ विथ माई ओन आइज द सिबिल ऑफ क्यूमे हैंगिंग इन अ जार, एंड व्हेन द बॉय सेड टू हर, सिबिल व्हाट डू यू वांट, शी रिप्लाइड, आई वांट टू डाई। तो उस फ्रेज़ का मतलब है कि जो सिबिल ऑफ क्यूमे थी, जो कि एक ओरेकल थी। ग्रीस में ओरेकल वो लोग होते थे जो भविष्यवाणियाँ करते थे लोगों के बारे में। तो अपोलो ने सिबिल को एक वरदान दिया था कि तुम कभी भी मरोगी नहीं। तो वो मरती तो नहीं है, लेकिन बूढ़ी होती जाती है और अपनी ज़िंदगी से इतनी तंग आ जाती है कि जब कुछ लोग उससे पूछते हैं कि तुम क्या चाहती हो, तो वो लोगों से कहती है मैं मर जाना चाहती हूँ।
तो वही लाइंस मैंने यहाँ पर लिखी है। एलियट ने इन लाइंस को क्यों पोएम के स्टार्टिंग में लिखा है, यही दिखाने के लिए कि किस तरीके से आज की जो ज़िंदगी है वो मीनिंगलेस है, उसमें कोई मीनिंग नहीं रह गई है। वैसे ही जैसे सिबिल की लाइफ का कोई मतलब नहीं रह गया था, इसीलिए क्योंकि वो ज़िंदा तो थी लेकिन वो बूढ़ी होती जा रही थी, उसे बीमारियाँ लगती जा रही थी। इसीलिए सिबिल की जो ज़िंदगी है वो एक टेस्टिमनी है, एक एल्यूजन है टू द मीनिंगलेसनेस ऑफ कल्चर, कि कल्चर, आज का जो कल्चर है हमारा वो कितना ज़्यादा मीनिंगलेस है। उसी चीज़ को बताने के लिए एलियट ने उन लाइंस को चुना है। उस कोट के बाद यानी उन लाइंस के बाद फिर एज़रा पाउंड के लिए डेडिकेशन आता है। एज़रा पाउंड के लिए एलियट ने लिखा है इल मिग्लियोर फैब्रो द बेस्ट स्मिथ क्राफ्ट्समैन, यानी एज़रा पाउंड जो थे वो बहुत ही बेस्ट स्मिथ हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। और ये उन्होंने इसीलिए लिखा क्योंकि एज़रा पाउंड ने एलियट की इस पोएम को वेस्टलैंड को एडिट किया था। तो ये जो पोएम थी वो एक्चुअली अभी जो पोएम है उसकी डबल थी, लेकिन एज़रा पाउंड ने ही उसे फिर शॉर्टन किया था। और ये जो इल मिग्लियोर फैब्रो है ये एक एल्यूजन है, रेफरेंस है डांटे की डिवाइन कॉमेडी में जो पर्गेटोरियो सेक्शन आता है उसमें ये लाइन आती है। और इसके अलावा पाउंड की खुद की जो बुक है द स्पिरिट ऑफ रोमांस, जो कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म की एक बुक है, उसके सेकेंड चैप्टर का नाम भी यही है इल मिग्लियोर फैब्रो। तो ये एक रेफरेंस है जहाँ पर वो एक इस लाइन को यूज़ करते हैं एलियट, और उसका जो मतलब है उसका मतलब है बेस्ट स्मिथ या क्राफ्ट्समैन। तो वो एलियट को वो पाउंड को बेस्ट स्मिथ या क्राफ्ट्समैन कहते हैं। अब चलिए हम लोग समरी और एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो है द बरियल ऑफ द डेड, यानी जो मरे हुए हैं उनका अंतिम संस्कार। तो इस लाइन को क्यों लिया गया या इस नाम को क्यों रखा गया वो हम आगे समझेंगे। तो इमिडिएटली द पोएम स्टार्ट्स विद द रिकरिंग इमेजरी ऑफ डेथ। तो पोएम की शुरुआत ही सबसे फेमस लाइन से शुरू होती है जो बहुत फेमस हो गई है। अप्रैल इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ, ब्रीडिंग लिलैक्स आउट ऑफ द डेड लैंड, मिक्सिंग मेमोरी एंड डिज़ायर। तो लाइन आती है कि अप्रैल बहुत ही ख़राब महीना है, इसीलिए क्योंकि इसमें फूल खिलते हैं और जो मेमोरीज़ हम भुला चुके हैं वो भी हमें याद करनी पड़ रही है, उन यादों को फिर से हमें याद करना पड़ रहा है। तो ये जो लाइंस है वो एक्चुअली जो वेस्टलैंडर्स हैं यानी वेस्टलैंड में रहने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि अप्रैल का जो महीना है वो बहुत ख़राब है, विंटर अच्छी है, इसीलिए क्योंकि जब ठंड होती है तो हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता। अप्रैल जबकि एक सिंबल है रिसरेक्शन का, नई लाइफ का। तो यहाँ पे बताया गया है कि विंटर प्रोवाइड्स एन ऑक्सीमोरोनिक आइडिया दैट विंटर एंड डेथ कैन समहाउ बी वार्मिंग। तो बताया गया है कि विंटर जो है वो एक्चुअली वार्मथ देती है। तो ये एक ऑक्सीमोरॉन है, विंटर कभी वार्मथ नहीं दे सकती, लेकिन जो वेस्टलैंडर्स है, वेस्टलैंड में जो रहते हैं उनको विंटर गर्मी देती है, इसीलिए क्योंकि वो अपने रोज़ के कामों में व्यस्त रहते हैं, उन्हें स्पिरिचुअलिटी के बारे में या अपनी सोल को फिर से जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब वो विंटर में होते हैं। तो विंटर इज़ द टाइम फॉर नॉर्मल लाइफ टू हाइबरनेट, टू बिकम सस्पेंडेड एंड दस द एंग्जाइटी ऑफ चेंज एंड ऑफ न्यू लाइफ इज़ अवॉइडेड। तो विंटर में जो वेस्टलैंड के लोग हैं वो नई लाइफ के बारे में या बदलना चाहिए हमें, इस तरह की चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हो। जबकि जो अप्रैल है वो रीजनरेशन का महीना है, और अप्रैल एक ऐसा महीना है जिसमें नए फूल खिलते हैं, नई लाइफ उगती है। तो जो वेस्टलैंडर्स हैं इसीलिए उनको अप्रैल का महीना बैड लगता है, बुरा लगता है, इसलिए क्योंकि जब वेस्टलैंड आता है तो वो उन्हें रिमाइंड करता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में कि कैसे उन्हें स्पिरिचुअल बन जाना चाहिए, जबकि वो लोग तो उनमें स्पिरिचुअल डीके हो चुका है, यानी उनके अंदर बिल्कुल भी आध्यात्मिकता नहीं है, और इसीलिए उन्हें अप्रैल का महीना पसंद नहीं है। फिर हमें टायरेसियस के बारे में बताया गया है जो कि प्रोटैगनिस्ट है, यानी मेन कैरेक्टर है इस पोएम का, और वो नरेटर भी है, पोएम को नरेट कर रहा होता है। तो जब वो एक जर्मन लड़की को मिलता है जिसका नाम मैरी होता है, तो वो जो लड़की है वो फिज़िकल कंफर्ट्स उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी दुनियादारी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो उन्हीं चीज़ों में लिप्त रहती है। तो जब वो उससे मिलता है
तो तब मैरी के बारे में पता चलता है कि कैसे वो अपने कज़िन के साथ लड़ाई होने के पहले वो स्लेडिंग करने जाती थी। स्लेडिंग एक ऐसी गाड़ी होती है, बेसिकली ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें एक गाड़ी होती है जिसे कुत्ते या घोड़े बर्फ़ पर घसीटते हैं। तो वो इस तरह के काम करती थी, अपने आप को फ्री महसूस करती थी। लेकिन अब जो है वो बस वॉर के बाद बस कॉफ़ी पीते हैं वो लोग और घंटों बैठकर बातें करते हैं, उनकी लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है कि लड़ाई के पहले का यूरोप कैसा था और बाद का यूरोप कैसा है। लड़ाई के पहले जो यूरोप था वो उसमें स्पिरिचुअलिटी थी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन अब जो है स्पिरिचुअलिटी ख़त्म होते जा रही है और लोग बस मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्ट्रैनबर्गरजी नाम की जगह का जिक्र हुआ है, जो कि बेसिकली फिर से एक एल्यूजन है और ये रेफ़र कर रहा हो सकता है काउंटेस मैरी लुइस लैरिश को और उसके घर को, और वो ओल्ड यूरोपियन वैल्यूज़ के लिए एक प्रतीक है। नेक्स्ट फिर जो रेफरेंस आता है वो है सन ऑफ मैन यू कैनॉट से और गेस। तो ये जो लाइन है वो बेसिकली बुक ऑफ एजिकील बाइबल से ली गई है और ये एक रिलीजियस एल्यूजन है जहाँ पर ये बताया गया है, आदमी को कहा गया है कि तुम कुछ सोच नहीं पा रहे हो, इसलिए क्योंकि तुम अपनी टेक्नोलॉजिकल चीज़ों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स टेकिंग ग्रेट लीप्स। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स यानी साइंस आज इतनी प्रगति कर गई है कि लोग बस उसमें खो गए हैं और उनके पास रिलीजन, धर्म या आध्यात्मिकता को इम्पोर्टेंस देने का कोई भी टाइम नहीं बचा है। इसलिए स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नील हो गई है, यानी आदमी जो साइंस है उसकी फील्ड में तो आगे बढ़ रहा है लेकिन आध्यात्मिकता में वो ज़ीरो हो चुका है। इसके अलावा फिर पोएट बताते हैं कि दुनिया कैसे अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस टूटी फूटी हो गई है। तो बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि दुनिया हमारी फ्रेगमेंटेड हो गई है, टूट गई है एंड इट्स एम्प्टीनेस, और उस दुनिया में जो एक खालीपन छा गया है, इसीलिए क्योंकि ना कल्चर बचा है, ना रिलीजन धर्म बचा है, ना स्पिरिचुअलिटी बची है। इसके अलावा रेड रॉक, एक लाइन में रेड रॉक वर्ड आता है, रेड रॉक क्रिश्चियन चर्च को कहा गया है। तो पोएट कहते हैं कि अगर कोई क्रिश्चियन चर्च का रेड रॉक का सहारा लेता है वही इस दुनियादारी से बाहर निकल सकता है और उसी को मोक्ष सैल्वेशन हासिल होगा। बाकी कोई भी कभी भी रिसरेक्ट नहीं होगा, फिर से उस आदमी को कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा जो बस दुनियादारी में फंसा हुआ है। उसके बाद फिर एक थीम आती है जहाँ पर पोएट गिल्टी लव के बारे में बात करते हैं, जो कि स्पिरिचुअलिज्म आध्यात्मिकता में एक ऑब्स्टेकल है, यानी कि हर्डल है। तो वो कहते हैं कि आज जो लोग हैं उनके लिए प्यार प्यार नहीं है, वो लव जो है बस लस्ट बन चुका है। और ये बताने के लिए वो एक रेफरेंस देते हैं थ्रिस्टन और आइसोल्ड का, और थ्रिस्टन और आइसोल्ड की कहानी एक ओपेरा है जहाँ पर वो बता रहे हैं कि कैसे डेथ यूनाइट्स लवर्स, कि मौत जो है वो तो लवर्स को असली मायने में यूनाइट करती है, जोड़ देती है, जबकि जो ऑब्सेशन है, किसी के प्रति अट्रैक्शन है या लस्ट है, वो बस दो लोगों की लाइफ ख़राब करने का काम करता है और इसीलिए डेथ को सेलिब्रेट करना चाहिए, लव को नहीं। इसके अलावा फिर जो दूसरा रेफरेंस है ट्रैजिक लव का, वो है फ्लावर हायासिंथ के बारे में। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि एक हायासिंथ गर्ल है और वो अपने प्रेमी के लिए हमेशा वेट कर रही है लेकिन उसका प्रेमी कभी आता नहीं। तो ये भी एक लस्ट के बारे में एग्जाम्पल वो देते हैं। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि हायासिंथ नाम का एक स्पार्टन प्रिंस था। स्पार्टा, ग्रीस में जो स्पार्टा जगह है वहाँ का प्रिंस था हायासिंथ, और एक दिन उसे अपोलो देख लेते हैं जो कि ग्रीक गॉड थे, और एक एक्सीडेंट में अपोलो अपने डिस्कस एक पतली सी प्लेट जैसी होती है, उसके ज़रिए अपोलो जो है वो हायासिंथ को मार देता है, और उसका दुख मनाने में अपोलो जो है उसके खून को फ्लावर्स बना देते हैं, फूल बना देते हैं, और उन फूलों को फिर हायासिंथ आज हम लोग कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एक होमोसेक्सुअलिटी की भी थीम आ जाती है क्योंकि हायासिंथ और अपोलो दोनों मेल्स थे, आदमी थे। नेक्स्ट जो
पॉइंट है वो है मॉडर्न फॉर्च्यून टेलर नेक्स्ट एल्यूजन। तो यहाँ पर जो है गैम्बलिंग की बात चल रही है कि गैम्बलिंग करना भी एक ऑब्स्टेकल है स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में एक रुकावट है गैम्बलिंग। तो आज के जो लोग हैं वो ताश खेलते हैं, गैम्बल करते हैं, पैसे लगाते हैं, और इस तरीके से ये भी एक चीज़ है जो हमारी आध्यात्मिकता में रुकावट बनती है। तो वो एग्जाम्पल देते हैं एक मैडम सोसास्ट्रिस का, जो कि एक फॉर्च्यून टेलर है। तो जो मैडम सोसास्ट्रिस है वो लोगों की उनकी भविष्यवाणियाँ बताया करती थी, उनकी डेस्टिनी के बारे में बताती थी अपने कार्ड्स के ज़रिए। और वो एक कस्टमर को कहती है कि ये देखो तुम्हारा कार्ड है, द ड्राउंड फोनिशियन सेलर। तो इस कार्ड के ऊपर एक सेलर बना हुआ है। तो फोनिशियन सेलर बेसिकली शेक्सपियर के टेम्पेस्ट के बारे में यहाँ बात चल रही है। हियर इज़ अनदर कार्ड। फिर दूसरा कस्टमर को कहती है ये तुम्हारा कार्ड है, बेलेडोना लेडी ऑफ द रॉक्स। तो उस कार्ड पर एक औरत होती है जिसका नाम होता है बेलेडोना लेडी ऑफ द रॉक्स। अनदर कार्ड मैन विथ 3 स्टिक्स। दूसरे कार्ड पर मैन विथ 3 स्टिक्स यानी फिशर किंग के बारे में बात होती है, जो कि बाइबल में एक कैरेक्टर हैं, बाइबल में उनका जिक्र होता है। और इन सभी लोगों के बारे में आगे फिर पोएम में और अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। फिर वो काफ़ी ढूंढती है लेकिन उसे हैंग्ड मैन वाला कोई कार्ड नहीं मिलता। तो हैंग्ड मैन यहाँ पर क्राइस्ट के लिए कहा गया है। तो बेसिकली उसके पास सब कुछ है लेकिन क्राइस्ट का ही कोई कार्ड नहीं है, यानी उसके पास कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है। तो फॉर्च्यून टेलर जो है वो एक इलीगल बिजनेस कर रही थी और इसीलिए उसे पुलिस का डर था। इसके अलावा उसके पास एक और कार्ड होता है जो कि वन आइड मर्चेंट का था। और वो जो मर्चेंट था उसके पास एक ही आँख है, यानी कॉमर्स की, बिजनेस करने की तो उसको खूब समझ है, लेकिन रिलीजन, धर्म के बारे में उसे कुछ भी नहीं आता। नेक्स्ट फिर पॉइंट जो पोएट बताते हैं वो है लंदन द अनरियल सिटी, कि कैसे जो लंदन है वो एक अनरियल सिटी बन चुकी है। क्राउड्स ऑफ पीपल गो ओवर लंदन ब्रिज एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग फॉर वर्क। तो पोएट बताते हैं कि कैसे रोज़ सुबह 9 बजे लंदन ब्रिज पर हज़ारों लाखों लोग अपने काम पर जाते हैं एकदम मैकेनिकली। तो बस उन्हें अपने काम की, पैसे की चिंता है, कॉमर्स की चिंता है, लेकिन क्रिश्चियनिटी, धर्म के बारे में उन्हें कोई भी चिंता नहीं है। तो यहाँ पर फिर से डांटे के इन्फर्नो का जिक्र हुआ है, यानी डांटे की जो डांटे का फेमस वर्क जो डिवाइन कॉमेडी है उसमें जो इन्फर्नो है, जहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं हेल में जाने के लिए, हेल से गुजर रहे होते हैं वो लोग, यानी नर्क में जा रहे होते हैं, उस चीज़ को कंपेयर किया गया है यहाँ पे लंदन के लोगों से जो अपने काम पे जा रहे हैं। तो जो लोग काम पे जा रहे हैं वो एक्चुअली हेल में जा रहे हैं, ऐसा पोएट बता रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नो होप ऑफ रिसरेक्शन, यानी फिर से ज़िंदा होने की कोई आशा नहीं है, क्योंकि जो कॉप्स है, डेड बॉडीज़ हैं, वो कभी ज़िंदा नहीं हुआ करती। तो यहाँ पे फिर से पोएट यही बता रहे हैं कि जिन लोगों में स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता नहीं है, वो कभी भी रिसरेक्ट नहीं हो पाएंगे और भगवान उन्हें फिर से जीवन दान नहीं देंगे या मोक्ष नहीं देंगे, ऐसा बताया जा रहा है। तो टेरेसियस हु इज़ द माउथ पीस ऑफ द पोएट, माउथ पीस ऑफ द पोएट का मतलब यानी पोएट टेरेसियस के ज़रिए इस पोएम को बता रहे हैं। टेरेसियस ही मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है। टेरेसियस को एक आदमी मिलता है स्टेटसन, उसी भीड़ में, वो जो काम पे जा रही थी भीड़, उस भीड़ में उसे एक आदमी मिलता है स्टेटसन, जिसने टेरेसियस के साथ एक लड़ाई लड़ी थी, मतलब डायरेक्टली टेरेसियस के साथ नहीं, जब जंग हुई थी तो वो टेरेसियस के साथ मिलकर लड़ाई में शामिल हुआ था। ही आस्क्ड हिम वेदर द कॉप्स ही हैड प्लांटेड इन हिज गार्डन हैज़ ब्लूम्ड। तो तब टेरेसियस स्टेटसन को पूछता है कि क्या तुम्हारे गार्डन में तुमने जिस कॉप्स को दफनाया था, जिस डेड बॉडी को दफनाई थी, क्या उस डेड बॉडी में से कुछ उगा? क्या तुम्हारे गार्डन में कुछ उगता हुआ तुम्हें दिखाई दे रहा है? फिर वो उसे एडवाइस देता है कि अपने कुत्ते को दूर रखना उस कॉप से, डेड बॉडी से, नहीं तो कभी कुछ नहीं उगेगा। तो यहाँ पे जो डॉग है वो आजकल की दुनिया, मॉडर्न वर्ल्ड की फ़िलोसफी, साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में पोएट बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर आदमी उन्हीं चीज़ों में लिप्त रहेगा, यानी मॉडर्न दुनियादारी में ही लिप्त रहेगा, तो कभी भी कुछ भी नहीं उगेगा अंदर से, और कभी भी हम अपने स्पिरिचुअल गोल को हासिल नहीं कर पाएंगे, भगवान तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और इसीलिए वो एडवाइस देता है स्टेटसन को कि अपने कुत्ते को अलग रखना, नहीं तो वो खुद कर कॉप्स को बाहर निकाल देगा।
द डॉग इज़ अ सिंबल ऑफ कॉन्शियंस। तो डॉग यहाँ पे अंतरात्मा का भी एक सिंबल है। नेक्स्ट हम लोग फिर कंक्लूजन को देखते हैं। तो बेसिकली इस पार्ट में पोएट हमें यही बता रहे हैं कि मॉडर्न मैन हैज़ लॉस्ट फेथ इन स्पिरिचुअल वैल्यूज़, कि इंसान ने अपने स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को खो दिया है। ही हैज़ टेकन टू सेक्स, गैम्बलिंग एंड वायलेंस। आज आदमी पूरी तरीके से सेक्स, गैम्बलिंग और वायलेंस में लिप्त है, और उसकी रीबर्थ तभी पॉसिबल हो पाएगी जब वो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ अपने अंदर फिर से लाएगा। सो आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी के 4 पार्ट्स सेकेंड वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक को क्लिक करिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।